हाँ भाई, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो कि किसका पार्ट है? ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, उसका पार्ट है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसके अंदर हुक्स लॉ के बारे में बताते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ होता है वो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेस से होता है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। कॉन्फ़िगरेशन वाली शेप एंड साइज से मतलब होता है अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक मतलब स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन से क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कहां तक? इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कोई भी बॉडी होती है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस या लोड अप्लाई करें और उससे ज्यादा यदि लोड या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर परमानेंट सेटिंग आ जाती है या डिफॉर्मिटीज आ जाती है। उसकी शेप एंड साइज है वो चेंज हो जाता है, परमानेंटली चेंज हो जाता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट होती है ये बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं होती है लेकिन बॉडी के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इलास्टिक लिमिट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉडी बट इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। गिवन मटेरियल है उसकी क्या इलास्टिक लिमिट क्या होगी? सेम होगी। जैसे शेप एंड साइज कह सकते हैं। जैसे आयरन की रोड है तो एक उसका डायमीटर 1 mm का, दूसरी 2 mm का, तीसरी रोड है आयरन की है वो कितने mm की है? 3 mm की है। लेकिन सभी की इलास्टिक लिमिट क्या होगी? सेम होगी। तो इसके अंदर ये आपका हो गया। अब आप क्या करते हैं? स्ट्रेस है इक्वल टू क्या होगा? E इनटू में स्ट्रेन और E का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन ये आएगा। E का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, मटेरियल ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो उसकी या इसका दूसरा नाम और भी है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका दूसरा नाम ये भी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। कोएफिशिएंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैसे इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी सिंपली कह सकते हैं या इसका दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी असाइनमेंट है इट्स एसआई यूनिट इज स्ट्रेस की होती है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। डायमेंशन ये क्या होता है? डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होता है। तो स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी असाइनमेंट कौन सी होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी होती है। पास्कल ये इसकी असाइनमेंट होती है क्योंकि जो स्ट्रेस की होती है वही होती है, स्ट्रेन की तो होती नहीं है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो इसके अंदर तो स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है और न इसकी कोई डायमेंशन होती है, जस्ट ये नंबर होते हैं। लेकिन स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी यूनिट भी होती है और इसका डायमेंशन भी होती है। ठीक है भाई, तो अब इसका यदि ग्राफ हमें प्लॉट करवाना है तो ग्राफ में बता देंगे। इसका ग्राफ देखो, ग्राफ ये बन जाएगा, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, इसका ग्राफ ये इस तरह से यहां तक। ये ए इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट यानी इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ होगा बिल्कुल कैसा होगा? स्ट्रेन ग्राफ होगा इसका। इस किसी तरह की कोई कर्व ऐसे नहीं होगी।
इसका स्लोप की बात करता हूं मैं, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा को तो स्लोप कहते हैं, तो स्ट्रेस अपॉन में मैंने नीचे वाले को थीटा मान लिया अपॉन के लिए, तो स्ट्रेस अपॉन में क्या हो गया, स्ट्रेन, और ये क्या होता है, ये होता है ई, और ये क्या होता है, इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी होती है और क्या होती है, तीन तरह की इलास्टिक कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कह सकते हैं, या फिर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह सकते हैं, सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं, इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। अब तीन तरह की इलास्टिसिटी होती है, टाइप्स ऑफ मॉडुलस, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है यंग मॉडुलस, जिसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यंग मॉडुलस का मतलब होता है y इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हैं हम, नॉर्मल स्ट्रेस यानी नॉर्मल फोर्स पर एरिया भी कह सकते हैं, अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्योंकि यंग मॉडुलस तो लेंथ से मतलब होता है, जो रोड होती है ना, जो लेंथ से होती है उसे उसमें यंग मॉडुलस होता है। तो ये F अपॉन में A अपॉन में डेल्टा L अपॉन में L, नॉर्मल स्ट्रेस का होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, और ये होता है लॉन्ग चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा F अपॉन में A इनटू में L अपॉन में डेल्टा है, ये हमारा मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। तो y है वो किससे इन्वर्सली है, डेल्टा L से, डेल्टा L को एलोंगेशन भी कहते हैं, तो जिसके अंदर जितना ज्यादा एलोंगेशन होगा उसका यंग मॉडुलस उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब जैसे दो तरह की स्प्रिंग होती है, एक होती है कॉपर की और स्टील की होती है, दोनों में से बेटर कौन सी होती है, स्टील की बेटर होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें डेल्टा L क्या होता है, कम होता है, ठीक है, स्टील में डेल्टा L कम होता है, तो इसका मतलब उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, यानी उसकी स्टिफनेस भी ज्यादा होती है, ये भी कह सकते हैं, हार्ड होती है, स्टिफनेस ज्यादा होती है, उसका यंग मॉडुलस भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे उसको रिमूव करोगे तो तुरंत वो ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाती है, इसका मतलब उसका यंग मॉडुलस ज्यादा है या उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, ठीक है। अब रबड़ की बात करते हैं, एक दूसरी कॉपर की सपोज करो स्प्रिंग, तो कॉपर की क्या होती है, कॉपर के अंदर डेल्टा L ज्यादा होता है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डेल्टा L ज्यादा होता है, तो इसका यंग मॉडुलस क्या होगा, कम होगा, और जिसका कम होगा वो स्टिफनेस उसकी कम होती है, सख्त कम होती है, और यदि उसके ऊपर अनलोड करते हैं, यदि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं हटाते हैं, तो तुरंत ओरिजिनल पोजीशन पर जाती है। तो दोनों में से बेटर कौन सी स्प्रिंग होती है, स्टील की स्प्रिंग होती है, वो कॉपर की स्प्रिंग से बेटर होती है। ऐसे में बात करता हूं रबड़ की इलास्टिसिटी और स्टील की इलास्टिसिटी, तो दोनों के अंदर से किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है स्टील की। आप कई बार से सोचेंगे सर रबड़ है ज्यादा बढ़ता है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दो रोड है रबड़ की और एक स्टील की, या दो तार है, दोनों की डायमेंशन सेम है, एक स्टील का एक रबड़ का है, अब दोनों पे फोर्स हैंग करते हैं, हम फोर्स F बराबर mg लिख सकते हैं यदि हम नीचे वेट हैंग कर रखा है, ठीक है, तो दोनों में से ज्यादा लंबा कौन सा बढ़ता है, रबड़ ज्यादा बढ़ता है, यानी एलोंगेशन किसमें ज्यादा होती है, रबड़ में, इसका मतलब यंग मॉडुलस उसका क्या होता है, कम होता है। दैट मीन देखो यंग मॉडुलस स्टील का यंग मॉडुलस रबड़ से ज्यादा होता है, कारण क्या है, ड्यू टू डेल्टा L, रबड़ का क्या होता है, ज्यादा होता है, और स्टील का क्या होता है, कम होता है। ऐसा मतलब स्टील होती है और R का मतलब यहाँ पर रबड़ होता है, तो रबड़ का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, और क्या नाम है, स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, रबड़ का क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि रबड़ में एलोंगेशन ज्यादा होती है, स्टील में क्या होती है, कम होती है। उसके बाद दूसरा आता है नंबर 2 बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, B इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है इसमें, वॉल्यूमेट्रिक होती है, यानी F अपॉन में A अपॉन में डेल्टा V अपॉन में V, ये होता है। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव साइन होता है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो B इक्वल टू हो गया P
P अपॉन में इसकी जगह हम लिख सकते हैं F अपॉन में की जगह प्रेशर लिख सकते हैं P का मतलब प्रेशर, प्रेशर है, ये प्रेशर है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं P और इनटू में V अपॉन में डेल्टा V, ये मैथमेटिकल फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी चेंज, जिसका वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा, ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा, इसका मतलब है उसका बल्क मॉडुलस उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस किसमें होता है, सॉलिड के अंदर होता है, सॉलिड सबसे ज्यादा होता है बी सॉलिड, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर बी लिक्विड में होता है, ठीक है, और सबसे कम किसमें होता है, बी गैस में होता है। बल्क मॉडुलस सिंपल सी बात है, जितना वॉल्यूम ज्यादा चेंज करोगे तो जो मैं आइडियल लिक्विड है, आइडियल लिक्विड का नो चेंज इन वॉल्यूम, तो आइडियल लिक्विड में डेल्टा V बराबर 0 होता है, तो उसका बल्क मॉडुलस इंफिनिटी हो जाएगा। तो सबसे कम वॉल्यूम किसका चेंज होता है, सॉलिड का, फिर वॉल्यूम जब चेंज होता है लिक्विड का ज्यादा चेंज होता है, फिर सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका चेंज होता है, गैस का। इसका मतलब गैस के अंदर बल्क मॉडुलस क्या होता है, सबसे कम होता है, और जो स्टील होती है कह सकते हैं या फिर सॉलिड कह सकते हैं, तो उनकी बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा है। इसी के अंदर एक कंप्रेसिबिलिटी का होता है गुण, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, तो K इक्वल टू होता है 1 बाई B, यानी किसका, बल्क मॉडुलस का उल्टा, इन रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अब मैं आपसे कहूं इसके एसिमेट्री का नाम बताओ, तो इसकी क्या होती है, इसकी पास्कल होती है, जितने भी मॉडुलस होते हैं या इलास्टिसिटी होती है, जितने भी यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रेट होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो तीनों के अंदर सबकी एसिमेट्री का नाम होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसिमेट्री क्या हो जाएगा, पर पास्कल हो जाएगा या न्यूटन पर मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आगे लिख सकते हो B इक्वल टू हम लिख सकते हैं PV अपॉन में डेल्टा V, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका होगा डेल्टा V अपॉन में PV, ये V का मतलब बेटा यहां पर वॉल्यूम है, ठीक है, और डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, ये हो गया ये, और K किससे इन्वर्सली है, सॉरी किससे डायरेक्टली है, डेल्टा V से, यानी जिसके अंदर जितना ज्यादा वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी उतना इसका उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होती है, गैस होती है, गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी, लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो किसमें होती है, मैं लिख देता हूं यहां पर, K सबसे कम होती है सॉलिड के अंदर, उससे ज्यादा होती है लिक्विड के अंदर, और सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस के अंदर होती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी लिखी मैंने, ठीक है, इससे उल्टा होता है। चलो दूसरा है बल्क मॉडुलस का, इसके बाद हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं, या शेयरिंग मॉडुलस भी कहते हैं इसे। तीसरा होता है जो किसी चीज की शेप चेंज करता हो, उसे हम क्या करते हैं, ठीक है, उसको होता है शेयरिंग मॉडुलस कहते हैं। तो तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी नाम से पता चल रहा है, जो जितनी सख्त होती है, जितनी हार्ड चीज होती है, तो इसका मतलब ये सबसे किसमें होती है, सॉलिड के अंदर होती है, ना गैस में होती है ना लिक्विड में, ठीक है, जिसकी शेप चेंज कर सकते हो आप, जैसे लोहे की रोड है उसकी शेप चेंज करते हैं आपने, कोई वैसी कोई चीज है उसको गोल है, जैसे मिट्टी है, गोल मिट्टी है, उसको ऐसे हाथ से कैसे करके आप उसकी शेप चेंज कर देते हैं। लेकिन पानी है, पानी में दे दे, पानी की कोई शेप नहीं होती है, बताओ क्या कोई शेप होती है, नहीं होती है, तो फिर उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या, कुछ नहीं होती। उसके बाद में गैस की कुछ नहीं होती है। तो ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, ये जो कांसेप्ट लगता है सिर्फ किसको लगता है, सॉलिड में लगता है। या इसका दूसरा नाम एक और है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या शेयरिंग मॉडुलस भी कहते हैं, शेयरिंग, एक होता है शेयरिंग, शेयर करना है, SHARING, ये शेयरिंग मॉडुलस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एटा से, एटा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड होता है एटा, एन जैसा ये एटा। तो एटा इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया, ये हो गया टेंजेंशियल फोर्स होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या इसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं, ये बात है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में क्या होता है, अपॉन में शेयरिंग
स्ट्रेन, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इसके लिए मैं एक आपको डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूं। ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर थोड़ा डायग्राम बना देता हूं मैं। ये आपका हो गया एटा का डेल्टा लिख लो। एटा इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है, F बटे एरिया अपॉन में थीटा। ये इसके बाद में डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम है और इस डायग्राम को अब इसके अंदर ये फिक्स फेस है, फिक्स फेस। इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी। ठीक है, ए बी, और इसका नाम सी और इसका नाम रख देते हैं डी। अब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ये है फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स है, ये फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी शेप बदल जाएगी। जैसे बॉक्स है, बॉक्स को धक्का मारते हैं तो बताओ उसकी शेप बदलती कि नहीं बदलती? इस तरह से ये शेप चेंज होगी। ऐसी जगह यहां पर है, ये चली गई है। इसको हम बी डैश कह सकते हैं, इसको सी डैश कह सकते हैं। कितने एंगल से ठीक कर सकते हैं ये। तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल्टा एल। और इसकी लंबाई कितनी थी, एल। इसकी ये लंबाई थी एल, लंबाई एल थी। यहां से हम धक्का मारे तो कितना डिस्प्लेस हो गई, डेल्टा एल। ठीक है, तो अब ये सेलिंग स्ट्रेन है, तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू बी बी डैश tan थीटा को परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। तो ये हो गया हमारा ए बी और ये डेल्टा एल अपॉन में एल। तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल। ये हो गया। ठीक है, ये एंगल छोटा है। इफ एंगल is small then theta is equal to delta L upon में L। ये देखो, यदि हमारा थीटा छोटा है, स्मॉल थीटा है, तो इसका मतलब कितने का एंगल हो गया, डेल्टा L अपॉन में किसके बराबर हो गया, L के बराबर हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा एल को क्या बोलते हैं हम, शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। ये शेयरिंग स्ट्रेन है यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल। इसे कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन है, शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये थीटा इज इक्वल टू, ये नंबर दोबारा बना देता हूं, अपॉन में एल। और ये है इफ एंगल स्मॉल, यदि एंगल छोटा है तो आपको पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर लिया जाता है। ठीक है, तो यहां कर दो सो एटा इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए इनटू में थीटा इज क्या हो जाएगा, एल अपॉन में डेल्टा एल। तो एटा इज इक्वल टू इनवर्सली डेल्टा एल से। जैसे हम धक्का मारते हैं तो जो चेंज इन लेंथ आती है, जितनी ज्यादा होती है उसके अंदर इतना ही शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, उतना ही वो क्या होता है, कम होता है। ठीक, जैसे पानी है, वो कुछ है, गैस है, गैस में तो कुछ होता ही नहीं, थोड़ा बहुत लिक्विड में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो जितनी सख्त चीज होती है, एक दो मैंने आपको दो बॉक्स दे दी, एक को धक्का मारने बिल्कुल थोड़ी बहुत बेंड हुई, हल्की सी बेंड हुई, थोड़ा सा चली है, अरे बहुत ज्यादा बेंड हो गई, इतनी है ऐसे हो गई, अरे इतनी ज्यादा हो गई। इसमें जितनी ज्यादा होगी ना, इसका उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उतना इसका क्या है, कम है। ठीक है भाई, तो तीन तरह के मैंने आपको बता दिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या जो इलास्टिसिटी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, वो तीन तरह के थे। एक का नाम